नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगी आईएएस यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं प्रीति योगी। तो आज हम बात करने वाले हैं अध्याय 13 खड़ी बोली के बारे में। अध्याय 13 खड़ी बोली। खड़ी बोली का नामकरण तो स्टार्ट करते हैं। खड़ी बोली का नामकरण जिस बोली को वर्तमान काल में खड़ी बोली कहा जाता है उसका असली नाम कोरवी या दहलवी माना जाता है। जिस बोली को खड़ी बोली कहते हैं उसका असली नाम क्या है? कोरवी या फिर दहलवी। यह बोली मूलतः कुरु प्रदेश की बोली है, जिसके अंतर्गत दिल्ली, आगरा, मेरठ, पानीपत, अंबाला आदि के बीच का क्षेत्र शामिल है। ये भाषा पुरानी हिंदी के बाद से ही इस पूरे क्षेत्र की जन बोली रही है। चूंकि बाहरी देशों से आए आक्रमणकारियों का संबंध मूलतः इसी प्रदेश से रहा है, अतः धीरे धीरे व्यवहारिक कारणों से इस बोली को समझना उनके लिए आवश्यक होता गया। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद स्वाभाविक रूप से यह बोली व्यापक होती गई तथा इस पर कुछ फारसी प्रभाव भी पड़ने लगे। इसी बोली की अलग अलग शैलियों को हिंदुई, हिंदुस्तानी, रेख्ता, उर्दू तथा दक्षिणी हिंदी के नाम से जाना गया। ये सारी शैलियाँ मूलतः कोरवी के ढांचे पर ही आधारित हैं। इनमें अंतर मात्र शब्दों के अनुपात का है। इसी कोरवी बोली को संभवतः 19वीं शताब्दी के आरंभ में पहली बार खड़ी बोली नाम से अभिहित किया गया। 19वीं शताब्दी में खड़ी बोली में खड़ी शब्द के संबंध में भाषा वैज्ञानिकों में पर्याप्त विवाद की स्थिति है। विभिन्न भाषा वैज्ञानिकों के प्रमुख मत इस प्रकार हैं। पहले डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा का मानना है कि खड़ी शब्द कठोरता का द्योतक है। इसका प्रयोग इसलिए करना पड़ा कि ब्रिज भाषा की कोमल प्रकृति से खड़ी बोली का अंतर स्पष्ट दिखाई दिया जा सके। अलग अलग कवियों का अलग अलग मानना था। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा का क्या मानना था कि खड़ी बोली का ब्रिज भाषा की कोमल प्रकृति से खड़ी बोली का अंतर स्पष्ट दिखाई देता, इसीलिए उनका विकास हुआ। फिर गारसा दे तासी तथा डॉक्टर चंद्रबली पांडे का मानना है कि खड़ी का संबंध खरी या शुद्ध से है। डॉक्टर चंद्रबली पांडे या फिर गारसा दे तासी का मानना क्या था कि खड़ी का संबंध खरी या फिर शुद्ध से है। खरी यानी कि एकदम स्पष्ट, एकदम अच्छी, खरी। उनके अनुसार यह नाम इसलिए देना पड़ा कि इनके अरबी फारसी से प्रभावित रेख्ता या उर्दू शैली से अलग रूप में प्रस्तुत किया जा सके। फिर टी ग्राहम बेली ने स्पष्ट किया कि खड़ी शब्द अंग्रेजी के स्टैंडिंग शब्द का अनुवाद है। अंग्रेजी में इसका अर्थ होता है मानकता परिष्कृत भाषा या फिर खड़ी हुई भाषा, एकदम स्टैंडर्ड, खड़ा रहना। ठीक है। फिर है सुनीति कुमार चटर्जी का मानना है कि इस बोली को खड़ी बोली इसलिए कहना पड़ा कि यह अकारांत या अकारांत बोली है, जबकि ब्रिज, कन्नौजी और बुंदेलखंडी जैसी पश्चिमी उपभाषा की अन्य बोलियां प्राय ओकारांत या इकारांत हैं। अतः खड़ी पाई के अधिक प्रयोग के ही कारण यह खड़ी बोली कहलाई। खड़ी पाई के अधिक प्रयोग के कारण इन सभी मतों में से यद्यपि किसी एक मत को पूर्णतः स्वीकार करना संभव नहीं है। यद्यपि ऐसा लगता है कि खड़ी शब्द का संबंध खरी से हो सकता है। इसके दो कारण हैं। पहला यह कि रे का रे के रूप में उच्चारित होना इस बोली के अपने स्वभाव के अनुकूल है। तो दूसरा यह कि हिंदी को प्राय सभी पूर्ववर्ती भाषाओं का नामकरण किसी न किसी गुणवाचक विशेषण के रूप में हुआ है। जिस तरह संस्कृत का अर्थ संस्कारित भाषा से, पाली का अर्थ पंक्तिबद्ध भाषा से, प्राकृत का अर्थ जन्म भाषा से है, अपभ्रंश का अर्थ भ्रष्ट या संस्कारहीन भाषा से, उसी तरह खड़ी बोली नामकरण भी किसी गुण पर आधारित होना चाहिए। यह संयोग नहीं कि लल्लू जी लाल की रचना प्रेम सागर में, जिसमें पहली बार खड़ी बोली शब्द का योग हुआ, इसका अर्थ पुअर हिंदी किया गया है। पुअर हिंदी यानी कि गरीबी हिंदी, पुअर हिंदी। समग्र रूप में यह कहा जा सकता है कि खड़ी बोली नामकरण का संबंध बोली के खरेपन से है। ये बोली जो कोरवी के नाम से आरंभ से प्रचलित थी, 1801 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना के साथ ही खड़ी बोली के नाम से प्रसिद्ध होने लगी। 19वीं शताब्दी से पूर्व खड़ी बोली का विकास, 19वीं शताब्दी से पहले वर्तमान समय में जिसे हम मानक हिंदी के रूप में जानते हैं, वह वस्तुतः हिंदी की एक खड़ी
हिंदी की बोली खड़ी बोली का ही कुछ परिवर्तित रूप है। इस बोली के संबंध में प्राय यह भ्रम रहा कि इसका साहित्यिक भाषा के रूप में विकास अवधि और ब्रिज भाषा के बाद 19वीं शताब्दी में हुआ। वास्तविकता यह है कि पुरानी हिंदी के बाद जिस समय हिंदी की अन्य बोलियां विकसित हुई, ठीक उसी समय में खड़ी बोली का विकास भी होने लगा। तत्कालीन साहित्य के कुछ उदाहरण ऐसे हैं जिनमें खड़ी बोली सीधे सीधे महसूस की जा सकती हैं। कुछ अन्य उदाहरण ऐसे हैं जिनमें मिश्रित भाषा पद्धति है तथा उस मिश्रण में खड़ी बोली की भाषिक प्रवृत्तियां भी विद्यमान हैं। फिर है सिद्ध साहित्य में खड़ी बोली का आरंभिक स्वरूप। सिद्ध साहित्य सिद्ध संप्रदाय से संबंधित साहित्य हैं जो बौद्ध परंपरा या हिंदू परंपरा से प्रभावित एक आंदोलन है। इस संप्रदाय के लोग वाम मार्गी बौद्ध कहलाते हैं। तांत्रिक क्रियाओं तथा मंत्रों द्वारा सिद्धि चाहने के कारण ये लोग सिद्ध कहलाए। सिद्धों की संख्या 84 मानी गई, जिनमें सरहप्पा, सबरप्पा तथा लुइपा प्रमुख हैं। सिद्ध है ये 84 सिद्ध माने गए। सिद्धू ने मध्य देश के पूर्वी भाग में 8वीं 9वीं शताब्दी से लेकर 11वीं 12वीं शताब्दी तक दोहों तथा चर्या पदों के रूप में जनभाषा के माध्यम से साहित्य की रचना की। इस साहित्य में जो भाषा है वह अर्धमागधी अपभ्रंश के निकट है तथा आरंभिक खड़ी बोली की प्रवृत्तियों का स्पष्ट असर उस पर दिखाई देता है। उदाहरण के लिए सरहप्पा की रचनाओं के दो उदाहरण द्रष्टव्य है। एक घर की बैसी दीवा जाली, कौन ही बैसी गंडा चाली। घर में बैठे बैठे दीपक जलाते और एक कोने में बैठकर घंटा बजाते। इसका मतलब फिर है पंडिये सत सत्य बखणार, दहिये बुद्ध बसवंत ने जान ए। पंडित सभी शास्त्रों का बखान करते हैं पर देह में बसने वाले बुद्ध को नहीं मानते पंडित। और इन सब पंक्तियों में खड़ी बोली के ही कुछ प्रवृत्तियां दिखती है, जैसे बैसी, दीवा, जाली, चाली आदि शब्द इकारांत या आकारांत हैं। फिर आ जाते हैं अपन दूसरा है नाथ साहित्य में खड़ी बोली का आरंभिक स्वरूप। नाथ साहित्य का संबंध सिद्ध संप्रदाय से ही विकसित किंतु उसके विरोधी नाथ संप्रदाय से है। इसका परिवर्तन गुरु गोरखनाथ जी ने किया तथा सिद्धों की भोग प्रदान साधना पद्धति के स्थान पर संयम तथा निवृत्ति पर आधारित साधना पद्धति का सूत्रपात किया। नाथों की संख्या 9 मानी गई, जिनमें गोरखनाथ के अतिरिक्त चरपटी नाथ, जलंधर नाथ तथा भीमनाथ, फिर और इन सब के गुरु माने जाते थे मच्छेंद्र नाथ। तो ये सब मतलब नाथ संप्रदाय के 9 नाथ थे, ठीक है। और जैसा कि आप सब लोगों को पता भी होगा कि मैं भी एक नाथ संप्रदाय से हूँ। नाथों ने अपने संप्रदाय की मान्यताओं को प्रचारित करने के लिए मध्य देश के पश्चिमी भाग में 10वीं से 11वीं शताब्दी से लेकर 13वीं से 14वीं शताब्दी तक जनभाषा में जो रचनाएं लिखी उन्हें ही नाथ साहित्य कहा जाता है। घुमक्कड़ प्रवृत्ति के कारण इनकी भाषा पर तत्कालीन अन्य हिंदी बोलियों का व्यापक असर दिखाई देता है, जिनमें खड़ी बोली भी महत्वपूर्ण रूप से विद्यमान है। नाथ साहित्य के कुछ उदाहरण ऐसे हैं जिनमें खड़ी बोली की कुछ प्रवृत्तियां तो दिखती है किंतु यह भी झलक जाता है खड़ी बोली का प्रभाव सीमित मात्रा में ही है। उदाहरण के लिए चरपटी नाथ जी का यह पद, जानी के अजानी होए बात तुले पछाणी, चले हो दुआ लाभ हो गया गुरु होयो आणी, तू जान के अनजान न बन। इसका इसका स्पष्ट उदाहरण है और उदाहरण की ये व्याख्या है। तू जान के अनजान न बन, पहचान ले कि चेला बनने में लाभ ही लाभ है, गुरु होने में हानि है। ये किन्होंने बोला था? चरपट नाथ जी ने। उपरोक्त उदाहरण में न के स्थान पर न का प्रयोग होता है, वैसे ही खड़ी बोली के अंदर। 9 लख पाथरी आगे नाचे पीछे सहज अखाड़ा, ऐसो मन ले जोगी खेले तब अंतरी बसे भंडारो। उपरोक्त उदाहरण में आकारांत एकारांत शब्द ये गुरु गोरखनाथ जी महाराज के द्वारा लिखा गया था। ये गुरु गोरखनाथ जी लिखते हैं और हमारे गुरु गोरखनाथ जी महाराज ही हैं, इसीलिए हम उनका शब्दवाणी में उनका गुरु गोरखनाथ जी महाराज ही बोलना पड़ता है। फिर आ जाते हैं ये नाथ संप्रदाय खड़ी बोली के प्रारंभिक रूप पर स्पष्टता के साथ विद्यमान है। फिर आ जाता है
खुसरो साहित्य में खड़ी बोली का आरंभिक स्वरूप। अमीर खुसरो, जिनका वास्तविक नाम अब्दुल हसन था, खड़ी बोली के पहले प्रमुख कवि माने जाते हैं। ये बात आश्चर्यजनक लगती है कि 14वीं शताब्दी के आरंभ में वे ठीक उस भाषा का प्रयोग कर रहे थे जैसी खड़ी बोली आधुनिक काल में दिखती है। इसका एक बड़ा काव्य यह है कि आधुनिक काल में खड़ी बोली का विकास जिस प्रकार हिंदवी और फारसी की अंतरक्रिया से हुआ है, खुसरो लगभग वैसे ही वातावरण में रहकर काव्य रचना कर रहे थे। इसके बावजूद 14वीं सदी में लिखित उनकी खड़ी बोली आज की खड़ी बोली के इतनी अधिक निकट है कि आश्चर्य में डाल देती हैं। आचार्य शुक्ल स्वयं इसी विस्मय की स्थिति में पूछते हैं, क्या उस समय तक भाषा घिसकर इतनी चिकनी हो गई थी जितनी अमीर खुसरो की पहेलियों में मिलती है। खुसरो साहित्य में एक शैली है जिसमें खड़ी बोली एकदम आधुनिक तथा शुद्ध रूप में नजर आती है, जैसे कि यह थिक था एक थाल मोती से भरा, सबके सिर औंधा धरा, चारों ओर वे थाल फिरे, मोती उससे एक न गिरे, खीर बनाई जतन से, चरखा दिया चला, आकर कुत्ता खा गया, बैठी ढोल बजा। तो ये क्या खड़ी बोली का एक उदाहरण। खुसरो की कविताओं में खड़ी बोली का दूसरा प्रयोग वहां दिखता है जहां वह खड़ी बोली और ब्रज भाषा के आरंभिक रूपों को मिला देते हैं। जैसे निम्नलिखित उदाहरण में वाक्य शब्द ब्रज भाषा का है। खुसरो, दरिया प्रेम का उल्टी वाकी धार, जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। कि जो खुसरा दरिया प्रेम का, जो ये दरिया जो क्या प्रेम का है, जिसके अंदर जो भी उसके अंदर उल्टी वाकी धार, जो भी उस धार उसके अंदर डूबा और जो डूब गया वो पार हो गया। इन शैलियों के अतिरिक्त अमीर खुसरो ने ऐसी रचनाएं भी लिखी जिनमें खड़ी बोली, ब्रज भाषा और फारसी एक ही प्रवाह में शामिल हो गई हैं। फिर आ जाते हैं संत साहित्य में खड़ी बोली के आरंभिक स्वरूप। संत साहित्य में खड़ी बोली के आरंभिक स्वरूप। संत साहित्य भक्ति काल की प्रथम भाषा मानी जाती है, जिसका समय लगभग 14वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक स्वीकार किया जाता है। इस परंपरा में कबीरदास, सुंदरदास और मल्लुकदास जैसे हिंदी प्रदेश के कवि तो आते ही हैं। गुरु नानक देव पंजाब, संत नामदेव व ज्ञानेश्वर महाराष्ट्र तथा शंकर देव असम आदि कवि भी आ जाते हैं। संत कवियों की भाषा को प्राय सधुकड़ी या पंचमेल खींचड़ी कहा जाता है। सधुकड़ी का प्राय अर्थ होता है साधुओं की भाषा, अर्थात ऐसी भाषा जो कई स्थानों की भाषाओं के संयोग से निर्मित हुई है। और पंचमेल खींचड़ी का अर्थ है ऐसी भाषा जो कई भाषाओं के मेल से बनी है। जैसे संत कवियों ने अपनी मिश्रित भाषा में खड़ी बोली को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान दिया है। कहीं कहीं तो इनकी रचनाएं मूलतः खड़ी बोली की ही प्रतीत होती है। उदाहरण के लिए कबीर का यह पद देखा जा सकता है, जो बिछुड़े हैं प्यारे से भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार है हमने को इंतजारी क्या है। उपरोक्त उदाहरण में भाषिक संरचना मूलतः खड़ी बोली पर आधारित है, जबकि हमन जैसे प्रयोग इसके पूर्वीपन को तथा दर बदर जैसे प्रयोग फारसी प्रभाव को स्पष्ट करते हैं। कबीर संत साहित्य के प्रवर्तक है और उन्हीं की रचनाओं से खड़ी बोली की उपस्थिति स्पष्टतः दिखाई देने लगती है। संत साहित्य के उत्तरार्ध में खड़ी बोली का प्रभाव और स्पष्ट दिखता है तथा रचनाएं खड़ी बोली की ही प्रतीत होने लगती हैं। मल्लुकदास का निम्नलिखित पद 17वीं शताब्दी के संत साहित्य की इसी प्रवृत्ति को स्पष्ट करता है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मल्लुका कहे गए सबके दाता राम। अजगर किसी की चाकरी नहीं कर सकता, पंछी कभी काम नहीं कर सकता, उसका काम उड़ने का होता है। दास मल्लुका कहे गए, दास मल्लुका जो कबीर वो मल्लुका दास थे, दास मल्लुका कहे गए सबके दाता राम। इसी प्रकार रीति काव्य में दरिया साहब, पलटा साहब, यारी साहब जैसे संत कवि भी जात हमारी ब्रह्मा है, मात पिता है राम। उदाहरण है एक खड़ी बोली का, जात हमारी ब्रह्मा है, मात पिता है राम, गिरह हमारा सुन में है, अनहद ने विश्राम। इस प्रकार स्पष्ट है कि आधुनिक काल में खड़ी बोली जिस रूप में विकसित हुई उनके पीछे संत साहित्य की
गहरी प्रेरणा विद्यमान रही है। अब है रहीम साहित्य में खड़ी बोली का प्रारंभिक स्वरूप। अब्दुल रहीम खान खाना अकबर के प्रसिद्ध दरबारी सहयोगी तथा सेनापति थे। रहीम अकबर के, ठीक है, रहीम खान खाना, अब्दुल रहीम, उनकी प्रसिद्धि का मूल आधार उनका साहित्य है। रहीम हिंदी भक्ति काल के कृष्ण भक्त कवि में प्रमुख माने गए हैं। उन्होंने अपनी रचनाओं में मूल रूप से अवधि, बरेवे, नायिका भेद आदि रचनाओं में तथा ब्रज भाषा, दोहरावली आदि रचनाओं में का प्रयोग किया, किंतु इनकी एक अन्य रचना मदनाष्टक में खड़ी बोली का स्पष्ट प्रयोग दिखाई देता है। यूं भी इनके पूरे साहित्य में खड़ी बोली का आभास कराने वाली कुछ अन्य प्रवृत्तियां लगातार दिखाई पड़ती। साधारण रहीम की भाषा में खड़ी बोली प्राय शब्दों या पदों की प्रयुक्ति के स्तर पर ही है, व्याकरणिक ढांचे के स्तर पर नहीं। उनके शब्द आधुनिक खड़ी बोली से इतने ज्यादा मिलते जुलते हैं कि उन्हें समझने में एकदम कठिनाई नहीं होती। इसके बावजूद ये भाषा मूल रूप से ब्रज या अवधि से अधिक प्रभावित होती है। एक उदाहरण है, रहीमन पानी राग किए बिन पानी सब सून, पानी बिनु न उभरे मोती मानुस चून। कि बिना रहीमन पानी राग किए बिन पानी सब सून, पानी के बिना सब कुछ सून है, कुछ भी नहीं है पानी के बिना, और पानी बिना उभरे, और पानी के बिना कभी मोती मानिस चून कुछ भी नहीं उभर सकता। ऐसा ही एक और उदाहरण द्रष्टव्य है जिसमें 3 शब्द नरन सो तथा दोहू के अंतिम संपूर्ण शब्दावली खड़ी बोली की है। रहीमन ओचे नरन सो बेर बली ने प्रीत, काटे चाटे स्वान के दूहू भांति विपरीत। खड़ी बोली की परंपरा की दृष्टि से रहीम की कविता मदनाष्टक अत्यंत महत्वपूर्ण मानी गई है, क्योंकि उसकी भाषा आज की खड़ी बोली जैसी ही है। व्याकरणिक संरचना तथा शब्दावली दोनों स्तरों पर यह उदाहरण खड़ी बोली का स्पष्ट आभास करा रहा है। पखरी परम प्यारे सांवरे को मिलाओ, असल अमृत प्याला क्यों न मुझको पिलाओ। स्पष्ट है कि रहीम ने खड़ी बोली में पर्याप्त प्रयोग धर्मिता का परिचय दिया है। तब भी औसत रूप से उनकी भाषा का मूल ढांचा ब्रज भाषा व अवधि का है, किंतु शाब्दिक तथा व्यवहारिक स्तर पर यह भाषा खड़ी बोली के अत्यंत निकट है। फिर आ जाता है दक्षिणी हिंदी में खड़ी बोली का आरंभिक स्वरूप। 13वीं शताब्दी के अंतिम दशक में सुल्तान अलाउद्दीन के दक्षिण अभियान के कारण ही कई अधिकारी, कर्मचारी और व्यापारी बीजापुर तथा गोलकुंडा आदि क्षेत्रों में गए तथा उनके साथ उनकी भाषा भी गई। यह भाषा दिल्ली के आसपास की वही भाषा थी जिसे कोरवी कहा जाता है और जिसका नाम आधुनिक काल में खड़ी बोली हुआ। 14वीं शताब्दी के आरंभ में मोहम्मद तुगलक के आदेश के कारण बहुत बड़ी संख्या में हिंदी के लोग देवगिरी या दौलताबाद जाकर बसे, जिससे भाषिक संक्रमण की प्रक्रिया और तीव्र हुई। धीरे धीरे इन लोगों की भाषा पर उस क्षेत्र की भाषाओं मराठी, तेलुगु और कन्नड़ आदि का प्रभाव पड़ने लगा। इस संपूर्ण प्रक्रिया में एक ऐसी मिश्रित भाषा पैदा हुई जो अपने व्याकरणिक ढांचे में खड़ी बोली के समान थी, बाहरी कल्चर लिपि में फारसी के समान थी तथा प्रकृति में सामासिक थी। इस भाषा में सूफी फकीरों तथा अन्य अनेक साहित्यकारों ने 14वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक साहित्य रचनाएं की। इन्हीं रचनाओं के समग्र रूप को दक्षिणी साहित्य कहते हैं। दक्षिणी हिंदी के रचनाकारों में प्राय किसी न किसी मात्रा में खड़ी बोली से निकटता दिखाई पड़ती है। इनकी कुछ रचनाएं तो ऐसी है जो उत्तर भारत में खड़ी बोली हिंदी की रचनाओं के रूप में विख्यात हैं। उदाहरण के लिए वली दक्कनी या गजल, जिसे इश्क का तीरकारी लगे उसे जिंदगी क्यों न भारी लगे, वली को कहे तू अगर एक वचन, रकीबों के दिल में कटारी लगे। वाह। इसके अतिरिक्त अन्य कवियों की रचनाएं भी खड़ी बोली हिंदी से काफी मिलती जुलती हैं। ख्वाजा बंदेन नवाज तथा मुल्ला वजही की रचनाओं से एक एक पंक्ति के उदाहरण क्रमशः द्रष्टव्य हैं। मैं आशिक उस पीर का जिसने मुझे जीव दिया, सूरज यूं है रंग आसमानी मने, कि खिलिया कमल फूल पानी में। दक्कनी हिंदी में खड़ी बोली के सभी स्वर तथा सभी व्यंजन तो मिलते ही हैं, अन्य प्रवृत्तियां भी मिलती हुई प्रतीत होती हैं। ढ को ढ करने की प्रवृत्ति खड़ी बोली बड़ा को बड़ा की तरह दक्षिणी हिंदी बड़ा बढ़ा ए में भी
इसी प्रकार महाप्राण ध्वनियों के अल्प प्राणीकरण की प्रवृत्ति जिस प्रकार खड़ी बोली में है वैसे ही दक्खनी में भी है। झूठ झूठ, धोखा धोखा। 19वीं शताब्दी में खड़ी बोली के तीव्र विकास के कारण खड़ी बोली का आरंभिक स्वरूप यद्यपि पुराने हिंदी के बाद से लगातार दिखता है, किंतु यह बात विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है कि इसके विकास का अनवरत और सतत क्रम उपलब्ध नहीं होता। 15वीं शताब्दी के बाद इस भाषा का प्रयोग बहुत सीमित संख्या में दिखता है। दक्षिणी हिंदी को छोड़ दे तो उत्तरी भाषा में यह प्रयोग प्राय नगण्य ही है। इसके बाद 19वीं शताब्दी में ये बोली अचानक तेजी से महत्वपूर्ण होने लगती है तथा देखते ही देखते पूरे हिंदी प्रदेश की संपर्क भाषा के रूप में स्थापित हो जाती है। हिंदी भाषा के इतिहास में जिस 19वीं शताब्दी में खड़ी बोली का विकास हुआ उतनी गति से जिस गति से 19वीं शताब्दी में खड़ी बोली का विकास हुआ उतनी ही गति से किसी दूसरी भाषा या बोली का विकास उद्भव उपलब्ध नहीं होता है। इसीलिए ये समझना आवश्यक हो जाता है कि उस काल में ऐसे कौन से प्रेरक तत्व विद्यमान थे जिसके सहयोग से खड़ी बोली का इतना तीव्र विकास हुआ। जितना तीव्र विकास से खड़ी बोली का उतना विकास किसी भी बोली का नहीं हुआ, उतना तेज विकास। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात ध्यान रखना आवश्यक है कि खड़ी बोली का विकास अपने आप में एक आयामी तथा स्वायत्त घटना न होकर ब्रिज भाषा के पतन से भी संबंधित है। अतः इस घटनाक्रम की व्याख्या में मूलतः उन कारणों की खोज करने की आवश्यकता है जिन्होंने एक और साहित्यिक भाषा के रूप में स्थापित ब्रिज भाषा के पतन को सुनिश्चित किया तथा दूसरी ओर एक कठोर सी लगने वाली 2-3 शताब्दियों से साहित्य में प्राय अप्रचलित सी भाषा खड़ी बोली को अचानक केंद्र में स्थापित कर दिया। इस तीव्र तथा जटिल परिवर्तन के निम्नलिखित कारण महत्वपूर्ण हैं। तो इसका पहला कारण हो गया आधुनिकता का आगमन। खड़ी बोली का 19वीं शताब्दी में विकास मूल रूप से आधुनिकता की प्रवृत्तियों का ही विकास है। ब्रिज भाषा का संबंध प्राय उन प्रवृत्तियों से था जो मध्यकालीन मानसिकता में पैदा होती हैं तथा जीवन के कुछ सौंदर्यपूर्ण पक्षों को केंद्र में रखती है। दरअसल किसी भी भाषा के विकास का मूल संबंध इस बात से होता है कि उसको प्रयुक्ति का क्षेत्र क्या है। ऐसा नहीं है कि ब्रिज भाषा में मूल रूप से आधुनिकता को वहन करने की क्षमता नहीं थी, लेकिन उसका विकास सूरदास से लेकर जगन्नाथ दास रत्नाकर तक जिस पद्धति पर हुआ उसमें वह भाषा धीरे धीरे जीवन के कुछ खास पक्षों की प्रवृत्ति का एक विशेषीकृत माध्यम बनती गई। उसमें प्रेम के सभी पक्ष, चाहे वह वात्सल्य हो, सख्य हो, दाम्पत्य हो या चाहे भक्ति का एक विशेषीकृत माध्यम बनती गई। उसमें प्रेम के सभी पक्ष, चाहे वह भक्ति, ईश्वर के प्रति प्रेम हो, बड़ी गहराई से व्यक्त होने लगी। इतना ही नहीं, प्रेम के संयोग और वियोग, क्रीड़ा परक और पीड़ा परक जितने पक्ष हो सकते हैं वे सभी अनंत गहराई और सटीकता के साथ ब्रज भाषा में व्यक्त हुए। इसी पूरी प्रक्रिया के दो प्रभाव पड़े। पहला यह कि सौंदर्य और प्रेम जैसे प्रसंगों के लिए अन्य भाषाओं का प्रयोग प्राय समाप्त होने लगा, और दूसरा यह कि प्रेम और सौंदर्य के अतिरिक्त जीवन के अन्य सभी पक्ष ब्रिज भाषा काव्य की परिधि से बाहर निकलने लगे। किसी भी भाषा के विशेषीकरण में यही दो स्थितियां पनपती है कि कुछ पक्षों पर उसका एकाधिकार स्थापित हो जाता है, जबकि शेष सारे पक्ष उसकी अधिकार सीमा से ही बाहर चले जाते हैं। ठीक यही स्थिति एक दूसरे रूप में अवधि के संदर्भ में देखने को मिलती है। तुलसी के साहित्य, विशेषतः रामचरितमानस ने अवधि को इतनी गहराई से लोक मंगल की भावना से जोड़ दिया कि अवधि नीति और लोक मंगल की भाषा बनकर रह गई। उसमें प्रेम तक की उक्तियां अनैतिक सी प्रतीत होने लगी, जबकि तुलसी से पहले जायसी की अवधि मूल रूप में प्रेम और सौंदर्य को व्यक्त करने वाली अवधि ही थी। इस बिंदु पर यह समझा जा सकता है कि आधुनिकता के आगमन ने खड़ी बोली के विकास को कैसे गति प्रदान की। आधुनिकता का संबंध विवेकशील मानसिकता से है। ठीक है, यहाँ एक और प्रश्न पर विचार करना आवश्यक है कि क्या खड़ी बोली का विकास केवल इसलिए हुआ कि ब्रिज भाषा पतन निश्चय हो चुका था ब्रिज भाषा का, तथा कोई दूसरा मजबूत विकल्प हिंदी भाषी जनता के पास नहीं था। यह बात एक हद तक सही है। खड़ी बोली का विकास मूलतः ब्रिज भाषा के पतन में ही निहित है। इसके बावजूद खड़ी बोली में भी ऐसी कई विशेषताएं थी जिन्होंने उसके चयन के आधार को मजबूत किया।
पहला कारण यह था कि आरंभ से ही इस्लामी जनसमूह के साथ अंतर्क्रिया होने के कारण खड़ी बोली अपनी प्रकृति में सामासिकता को धारण करती थी। दूसरा कारण यह था कि इसकी उर्दू शैली में और दक्षिणी हिंदी में गद्य साहित्य की एक सुदीर्घ परंपरा स्थापित हो चुकी थी और आधुनिक जीवन के लिए उसी भाषा की जरूरत थी जो पद्य के प्रवाह को नहीं बल्कि गद्य के ठहराव और विस्तार को धारण करती हो। इसके अतिरिक्त आदिकाल के सिद्ध नाच साहित्य से लेकर भक्ति काल के संत काव्य रहीम व दक्षिणी काव्य में साहित्यिक भाषा के तौर पर इसका पर्याप्त विकास भी हो चुका था। समग्रतः यह कहा जा सकता है कि आधुनिकता का आगमन ही वह प्रस्थान बिंदु है जिसने ब्रिज भाषा के पतन और खड़ी बोली के तीव्र विकास को सुनिश्चित कर दिया। फिर है राजनीतिक कारण। तो अपन राजनीतिक कारण, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, इन सब के बारे में अपन कल बात करेंगे। तो आज अपन ने सिर्फ इसका विस्तार, खड़ी बोली का उद्गम, विस्तार और इसके बारे में चर्चा की है। तो अपन आ जाते हैं, एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं अपन ने क्या क्या पढ़ा। तो वही खड़ी बोली का नामकरण, कि उसका नामकरण कैसे पड़ा, अलग अलग कवियों के द्वारा अलग अलग नामकरण हुआ था। फिर 19वीं शताब्दी से खड़ी बोली पूर्व उसका 19वीं शताब्दी से पूर्व उसका विकास, फिर सिद्ध साहित्य, नाच साहित्य, फिर वापस खुसरो साहित्य, संत साहित्य, इन सब के, फिर रहीम साहित्य, इन सब के बारे में अपन ने बात की। फिर दक्षिणी हिंदी में खड़ी बोली का आरंभिक स्वरूप, 19वीं शताब्दी में खड़ी बोली के तीव्र विकास के कारण। तो इसमें अपन ने आधुनिकता का आगमन तो पढ़ लिया है। अब अपन कल बात करने वाले हैं राजनीतिक कारण और आगे फोर्ट विलियम का कॉलेज की स्थापना। तो अगर यहाँ तक आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें कि वीडियो कैसा लगा है, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।